पेपर। इस पेपर में जून 23, पेपर 2-1। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले पार्ट में वो आपसे बोलता है डिफाइन पावर। ठीक है, तो पावर को जो हम डिफाइन करते हैं एज वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब मैंने आस्क अबाउट डेफिनेशंस तो कोशिश किया करें कि एग्जैक्ट डेफिनेशंस की टर्म्स में आंसर दें, तो वो बेहतर आंसर होता है आपको। ठीक है, लिखा जा सकता है, हर्ज नहीं। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि यूज द डेफिनेशन ऑफ पावर टू शो दैट द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ पावर आर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन ऑफ पावर के हिसाब से हमें उसके एसआई यूनिट जो है वो शो करने हैं कि वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के बराबर है। राइट, तो जो पावर की डेफिनेशन हमने लिखी थी दैट वाज वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन का यूनिट है जूल्स। मैं स्टेप एक बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। जूल्स को आप लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज सेकेंड्स। तो यहाँ से आपके पास पावर का यूनिट बन जाता है, एसआई बेस यूनिट बन जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे वो कहता है द इंटेंसिटी आई ऑफ अ साउंड वेव मूविंग थ्रू अ गैस इज गिवन बाय आई इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है ये क्वांटिटीज क्या क्या हैं आपके पास। इट सेज एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ए इज द एम्पलीट्यूड, v is the speed of the wave, and k is the constant that depends on the gas. Determine the SI base units of k। मैंने कहा था जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आपके पास आए तो आपने ये नहीं सोचना कि होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। जब इसने कह दिया कि ये इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि सबसे पहली चीज आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है कि दिस इज एन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, साथ मैंने आपका आंसर अभी देखा, एम ए इंटू एस ओवर एस। हाँ ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते थे अगर आपको डायरेक्टली। अच्छा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन अगर किसी को डायरेक्टली जूल्स का एसआई बेस यूनिट लेट से कि उस वक्त याद नहीं आ रहा दिमाग में, या अगर याद भी आ रहा है तो कंफ्यूजन है, तो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड ये हो सकता है कि आप एफ इंटू डी अपॉन टी कर दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फोर्स का यूनिट तो बहुत आसान रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर्स डिवाइडेड बाय सेकंड। तो अल्टीमेटली वो आपके पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब बनेगा। तो एग्जैक्टली आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखें जूल्स ही आता तो डायरेक्टली जूल्स कर दिया, जूल्स नहीं आता तो आपने इसको ओपन कर दिया। लेट से कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी याद नहीं आ रहा, वेल बहुत रेयर केस है, लेकिन लेट से अगर वो भी याद नहीं आ रहा तो भैया उसको एम ए कर देना। जितना ओपन करते जाएगा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आंसर आपका सही आ जाएगा। ठीक है ना, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। उसने कहा कि एसआई बेस यूनिट के निकालते तो के एसआई बेस यूनिट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें से मैं के को सब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है, तो पहला आसान ये रहता है कि आप सब्जेक्ट बना लें और उसके बाद यूनिट्स इनपुट जो उसके यूनिट रिप्लेस करेंगे वो कर दें। अगर आप पहले यूनिट्स डाल करके फिर इक्वेशन को जो है वो के को सब्जेक्ट बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें ये होता है कि गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, देन वी हैव इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, चले, अब यहाँ पर एक चीज है कि उसने इंटेंसिटी तो आपको दे रखा हुआ है। इंटेंसिटी आपको याद होना चाहिए कि इंटेंसिटी खुद क्या था। इंटेंसिटी की यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इंटेंसिटी खुद आपके पास था पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिस वुड बी केजी मीटर्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये आपने ऊपर कैलकुलेट इसमें आपसे करवाया था।
एंड डिनोमिनेटर में यू गॉट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर जनाब कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इंटेंसिटी के जो एसआई बेस यूनिट आपके पास बचते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज केजी सेकेंड इनवर्स क्यूब। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली हर्ट्स, लेकिन अगर मैं बेस यूनिट्स की टर्म में बात करूं बिकॉज इट इज 1/टाइम पीरियड, तो वो हो जाएगा आपके पास सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब स्क्वायर लगा हुआ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड इनवर्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। अब ए वाज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक लेंथ है आपके पास, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका यूनिट हो जाएगा आपके पास मीटर्स। उसके बाद वी हैव मीटर का स्क्वायर है, आई एम सो सॉरी क्योंकि उसके पास स्क्वायर लगा हुआ था। उसके बाद यू हैव वेलोसिटी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको जल्दी से आप लोग सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास केजी, दिस मीटर स्क्वायर एंड मीटर बिकम्स मीटर क्यूब, जो कि ऊपर जाकर के इनवर्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपके पास दिस सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इन सेकेंड इनवर्स बिकम्स सेकेंड इनवर्स क्यूब, जो कि अगेन ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर से। तो दिस इज द ओनली यूनिट दैट यू आर लेफ्ट विद। तो के यूनिट आपके पास होने चाहिए केजी मीटर क्यूब। ये इंतहाई आसान क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्टली जी। ये इंतहाई अच्छा, उस्मान कोशिश किया करें कि आंसर को जो है ना यूनिट्स तमाम न्यूमरेटर के अंदर होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, चलें। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा कि बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसमें एट टाइम जल्दबाजी के अंदर जो है ना गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो भले से इसको थोड़ा सा आराम आराम से स्कूल से एक एक स्टेप को अपना देख करके, कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो उसको साइड में इस तरह करके आपने कर लेना है। ठीक है, चले जी। Coming towards question number two, it says that a rigid uniform beam of weight W is connected. Uniform से मुराद क्या था यहाँ पे, जल्दी से कोई बताएगा मुझे। मैंने कहा था कि जब भी वो वर्ड यूनिफॉर्म का यूज करे, जब वो बोले यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब है कि वेट जो है वो आपके पास एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर मौजूद है। ठीक है, नहीं, यूनिफॉर्म का हमेशा मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वेट जो है उसका एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम जब वो बोले तो इसका मतलब है कि फोर्सेस बैलेंस है, टर्निंग इफेक्ट बैलेंस है। ठीक है, मैं एक नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट को भी तो इक्विलिब्रियम में ला सकता हूँ ना, ऐसा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम से वेट तो हमेशा सेंटर पे ही एक्ट करेगा, नहीं वेट हमेशा सेंटर पे एक्ट नहीं करेगा। वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस मतलब अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। यूजली क्या होता है, 90% ऑफ द टाइम वो आपसे कहता है कि जनाब इट्स अ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, तो वो यूनिफॉर्म बीम, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म मास वाली चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। तो वेट जरूरी नहीं कि आपके सेंटर पे एक्ट करे। लेट्स से कि अगर उसने आपको एक नॉन यूनिफॉर्म सा एक ऑब्जेक्ट बना करके दे दिया, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शेप वाइज नॉन यूनिफॉर्म, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कुछ यहाँ होगा, वेट उसका यहाँ पर होगा, उस वक्त वेट आपके पास यहाँ नहीं एक्ट कर रहा। ठीक है ना, चले। तो ये इसने बता भी दिया था एंड बना करके भी दिखाया था कि इट्स फिक्स कनेक्टेड टू अ फिक्स सपोर्ट बाय हिंज एज शोन इन फिगर 2.1। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस इन मल्टीपल पॉइंट्स हमें दिखा रखे हैं, उसको एक दफा लिख लेते हैं, देख लेते हैं। उसने कहा कि कंप्रेस्ड अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ टोटल फोर्स ऑफ 8.2 न्यूटन, मतलब ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हुआ हुआ है एंड डेफिनेटली अपवर्ड एक फोर्स लगाएगा, दैट इज 8.2। एंड इसने आपको बता भी दिया है कि वर्टिकल एफर्ट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल बीम, a block of weight 0.3 Newton rests on the beam. The right hand end of the beam is connected to the ground by a string at an angle of 30 degrees. वो आपको नजर आ रहा है. The tension in the string is 4.8 Newton. The distance, the distances along the beam are shown in figure 2.1. ठीक है नी, तो उसने आपको बताया कि एक फोर्स अपवर्ड लग रही है 8.2 न्यूटन की, एक वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, एक ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इसका वेट 0.3, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है जो कि एक पर्टिकुलर एंगल बना रखी हुई है।
तो डेफिनेटली एक, अगर मैं टर्निंग इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डेफिनेटली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो भी इसके टर्निंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा होगा इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। ठीक है। वो आपसे बोलता है शो दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज 2.4, एंगल 90 है। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपके पास वो होगा 4.8 साइन 30। ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द टेंशन वो होगा 4.8 साइन ऑफ 30। अच्छा, प्रैक्टिस करते करते खुद ही याद हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 0.5, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास इजीली 2.4 न्यूटन प्रूव हो जाएगी। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बोलता है बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट द हिंज डिटरमाइन द वेट डब्ल्यू ऑफ द पिवट। हिंज को आपने पिवट कंसीडर करते हुए आपने टर्निंग इफेक्ट्स लेने हैं, मोमेंट्स लेने हैं, एंड उसके बाद आपने इसका वेट डब्ल्यू जो है वो डिसाइड करना है। देखो हम पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि डायग्राम सामने रहे हमारे पास। सबसे पहले देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास कौन कौन से हैं। अगर मैं फोर्स ड्यू टू दी स्प्रिंग की बात करूंगा तो ये मेरे पास एक एंटी क्लॉकवाइज है। फोर्स ड्यू टू दी वेट की बात करूंगा तो ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। दिस weight of the block would provide a clockwise moment again। और ये जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट 2.4 न्यूटन का यहाँ लग रहा है, दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है। आई होप मैं यहाँ तक सही हूँ, कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। सही है। अब इनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस के साथ आपने इनकी वैल्यूज लिखनी है। अगर मैं इस 8.2 न्यूटन वाली फोर्स को देखूं एंटी क्लॉकवाइज को, सो फ्रॉम द पिवट इट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5। ठीक है। दिस वॉज ऑल अलोन दी एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज को देखूंगा तो सबसे पहले मैं डब्ल्यू को लिख देता हूँ। डब्ल्यू इट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6, 0.5 प्लस 0.1, तो ये मेरे पास हो जाता है 0.6 प्लस 0.3 न्यूटन का जो ब्लॉक का वेट है, इट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 प्लस 0.2, दैट इज 0.8। एंड फाइनली द लास्ट फोर्स 4.8 न्यूटन का जो टेंशन का कंपोनेंट था, इट वाज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ द होल लेंथ दैट इज 1.2। ठीक है। अगर आप इन तमाम डिस्टेंसेस को ऐड अप करोगे, 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.4, तो दे मेक्स 1.2। बेटे ये आपके पास इसका पूरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहां से आप इसको सॉल्व करके W की वैल्यू निकालेंगे। सो जल्दी से W की वैल्यू बताइएगा। ये आपने अच्छी बात बता दी कि वर्टिकल कंपोनेंट वाज 2.4। अभी यहाँ पे गलती हो जाती है इससे। अ, कुछ गड़बड़ कर रहे हो अयान? आंसर को एक दफा कंफर्म करो। मल्टीपल आंसर आ रहे हैं भाई, अपने आंसर को कंफर्म करो बच्चों। बहुत सारे रंगीन किस्म के आंसर आ रहे हैं भाई यहाँ पे। क्या वैल्यू आ रही है आंसर आंसर की? 1.6। 1.6। तो W इज 1.6 न्यूटन्स। ठीक है। अच्छा, जिनका आंसर इससे अलग आ रहा है प्लीज अपनी कैलकुलेशन को एक दफा दोबारा चेक करना। ठीक है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। इफ यू से सो तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। चले मैं कर ही देता हूँ इसको। देखें, हमारे पास, करें, तो ये तो हो जाएगा 4.1। ठीक है। इसको मैं 0.6 W अभी नहीं छेड़ता। अच्छा, मैं इसको दोनों को वैल्यूज निकाल करके ऐड करके एक वैल्यू बता रहा हूँ आप लोग को, 0.3 इंटू 0.8 प्लस 2.4 इंटू 1.2। ठीक है।
दिस गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ 3.12। ठीक है, तो W की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 4.1 माइनस 3.12 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, तो 4.1 माइनस 3.12 डिवाइडेड बाय 0.6, ये आपके पास 1.63 आ रहा है। टू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 1.6 न्यूटन लिख दूंगा मैं। अच्छा, अ, इस स्टेप की बात कर रहे हैं, सात स्टेप की बात करें बेटा, इससे ऊपर वाला। अच्छा, तो इधर आ जाओ। देखो यहाँ पे, अगर अब इक्वेशन नीचे है और डायग्राम ऊपर है वो देखना। देखो आपके पास ये 8.2 एंटी क्लॉकवाइज है। इट इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5। तो इसका मोमेंट लिखा 8.2 इंटू 0.5। बाकी सारे क्लॉकवाइज थे मेरे पास। ठीक है, तो W, इसका डिस्टेंस पिवट से 0.5 प्लस 0.1 दैट इज 0.6, प्लस दूसरा जो टर्निंग इफेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है मेरे पास, दैट इज 0.3 फोर्स की वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.2 दैट्स 0.8। तीसरा जो मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट्स 2.4 एट अ डिस्टेंस ऑफ 1, मतलब टोटल डिस्टेंस आप एड अप करोगे दैट्स 1.2। ठीक है, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे फॉर्म की थी, उसके बाद सॉल्व किया। गुड, ओके, चले। तो वेट की वैल्यू आ गई आपके पास 1.6 न्यूटन, वेट ऑफ द ब्लॉक। उसके बाद ये बोलते हैं कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द हिंज। अच्छा, बीम पर जो फोर्स लग रही है हिंज की तरफ से वो बता दें। देखिए यहाँ पर सिंस इट्स स्टेशनरी, तो आपके पास इस टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, वो होगा आपके पास 4.8 इंटू कोसाइन ऑफ 30। राइट, ये वही फोर्स होगी जिससे ये यहाँ पर आगे की तरफ पुल हो रहा है। ठीक है, मतलब ये यही फोर्स इसको आगे की तरफ पुल कर रही है। अब सिंस इट्स नॉट मूविंग हॉरिजॉन्टली, तो जितनी फोर्स इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उतनी ही फोर्स इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। राइट, तो हिंज कितनी फोर्स लगा रहा होगा बीम के ऊपर, दैट इज 4.8 कोसाइन ऑफ 30। तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.2। ठीक है, हमने लिखा 4.8 कॉस 30, आपने मुझे आंसर बताया है 4.2 का। ठीक है, गुड, हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो आपसे बोलता है द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ एंड हैज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 0.32 जूल्स। ये स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। कैलकुलेट द कंपैरिजन ऑफ द, सॉरी, कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। कंप्रेशन चाहिए, मतलब उसको यहाँ पे चाहिए आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब मसला ये है, नहीं मसला कुछ भी नहीं है, हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ एफ एक्स। अब नहीं, एफ इज के एक्स यू नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, हमारे पास के की वैल्यू कहीं भी नहीं गिवन। ठीक है, हमें एनर्जी दे रखी हुई है। अच्छा देखो, वो इन्फॉर्मेशन जो देता है वो आपको डायरेक्ट करता है आपके माइंड को कि जनाब आपने किस तरफ सोचना है। डेफिनेटली वो एनर्जी दे रहे तो समथिंग इज रिलेटेड टू द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी ना। तो एनर्जी की वैल्यू से दी हुई 0.32। अब जो कंपैरिजन चाहिए वो डेफिनेटली गिवन फोर्स के ऊपर चाहिए होगी। गिवन फोर्स है 8.2। यहाँ से आप एक्सटेंशन की वैल्यू निकाल लें, तो एक्सटेंशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.32 ओवर 4.1। जल्दी से वैल्यू बताइएगा मुझे। 0.78। 0.8, 0.73, ठीक है, 0.73 वाले अपना आंसर एक बार दोबारा देख लो। 0.78 अगर आ रहा है तो ठीक है, तो आप टूल। अच्छा, देखो मैंने कहा उसने हमें पहले फोर्स की वैल्यू दे रखी थी, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स थी
डेफिनेटली जो फोर्स ऊपर लगा रहा होगा उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स उसकी होगी। उसकी वैल्यू आपको दी गई थी 8.2 न्यूटन। ठीक है, उसने बोला इतनी 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 फोर्स पर, ठीक है ना, जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी दैट वाज 0.32। आपने एक्सटेंशन बता दें। नाउ द फॉर्मूला दैट रिलेट्स फोर एनर्जी फोर्स एंड एक्सटेंशन वाज हाफ एफ एक्स। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू पता थी, सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी है। टू डेसिमल प्लेस के हिसाब से, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से हमने वैल्यू लिख दी 0.78 मीटर्स। आइए समझ में। चलें जी। अच्छा, अच्छा एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चलें जी। अच्छा, अभी वही सवाल कंटिन्यू हो रहा है, सवाल खत्म नहीं हुआ, लंबा सवाल है। चलो आगे देखते हैं। वो कहते हैं द स्प्रिंग इज कट सो दैट द स्प्रिंग एक्सटेंड्स अपवर्ड्स, दिस कॉजेज द बीम टू रोटेट एंड लॉन्च द ब्लॉक इनटू द एयर। मतलब ऐसा था, उसको यहाँ से कट कर दिया, वो चल गया एंड ब्लॉक लॉन्च हो चुका हुआ है। द ब्लॉक रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। ओके, शोज अब डेफिनेटली जहन में आ जाना चाहिए कि वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आ रहा होता, राइट। फिगर 2.2 shows part of the path of the block in air shortly before it hits the horizontal ground। ठीक है, आपको कंप्लीट ट्रेजेक्टरी नहीं दिखा रखी, आपको एंड ट्रेजेक्टरी वो कहीं से आ रहा होगा एंड आपको बस ये लास्ट थोड़ा सा पार्ट उसने बता रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इससे पहले भी हम देख पा रहे हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मतलब एक कर्व पाथ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास मैक्सिमम हाइट भी नहीं है। नजर आ रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट कहीं से पीछे थी। ठीक है, तो अब सवाल देखते हैं वो आपसे क्या कहता है। आपको दो पॉइंट्स बता रखे हुए हैं ए और बी, एंड वो कहते हैं द ब्लॉक इज एट अ हाइट ऑफ 0.09 meters above the ground when it passes through a point A। point A की जो हाइट थी from the ground that was point A, 0.09। The block has a kinetic energy of 0.045 joules when it hits the ground at B। ठीक है ना, जब वो जमीन पर हिट कर रहा था उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 0.045। सबसे पहले उसने आपसे पूछा कैलकुलेट द डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फॉर इट्स मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज चाहिए आपको, एंड दैट वुड बी एम जी एंड चेंज इन हाइट। सही है, एम जी है इसका वेट, जो कि हम प्रीवियस पार्ट्स के अंदर निकाल चुके हुए हैं, इट वाज 1.6, ऐसा है। और जो चेंज इन हाइट, जितनी हाइट की हमें चाहिए, दैट इज 0.09। So this will give you the change in potential energy from point A to point B only। Complete नहीं आया मैक्सिमम हाइट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का ही चेंज उसने बताया। सही है, तो वो वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.144। ठीक है, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से मैंने इसको 1.4 जूल्स लिख दिया हुआ है। गुड हो गया। चलें आगे, अब देखें वो आपसे क्या कहता है। कुछ डिफरेंट सी बात है। वो कहते हैं यूज योर आंसर इन C1 एंड कंपैरिजन, sorry, and conservation of energy to determine the speed of the block at point A। आपने 1.6 क्या निकाला था मैंने? अच्छा, 1.6 तो वेट था, ओ माय गॉड। चलिए जी, ये हो गया आपके पास 0.3। थैंक यू सो मच उस्मान। एंड 0.09, so this is 0.3 into 0.09, 0.27। ठीक है, तो अब इस आंसर को मैं एज इट इज लिख दूंगा 0.027। थैंक यू। चले आगे, बोलता है यूज योर आंसर इन C1। C1 का आंसर ये है हमारे पास, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट ए। अच्छा, पॉइंट ए के ऊपर स्पीड की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर स्पीड की वैल्यू का मतलब क्या है? पॉइंट ए के ऊपर स्पीड की वैल्यू का मतलब ये है कि मुझे यहाँ की
काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि मैं अगर काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम स्क्वायर से स्पीड आ जाएगी। ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी जो गिवन काइनेटिक एनर्जी है वो इस पॉइंट की है, एंड दैट वैल्यू इज 0.044 जूल्स। ठीक है। और एक और चीज हमने निकाली थी, हमने निकाला है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। मतलब यहां से ए से बी पर आने में जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था दैट वाज 0.027। अब समझिएगा बेटा, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो एक सर्टेन वैल्यू है, अननोन वैल्यू। ये जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, ये सारा का सारा किस में जा रहा होगा? ये सारा का सारा जा रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट वुड बी फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया था। एग्जैक्टली। प्लस नहीं करेंगे बेटा, माइनस कर रहे हैं। देखो, फिर मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए ना, क्योंकि इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा इसका, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इस पर वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम थी आपके पास। ठीक है। एंड इससे पहले इट वुड बी बिट लेसर। कितना लेसर होगा? जितना डिक्रीज आया है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, जितना चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था उतना ही लेस कर लें आप उसमें से, क्योंकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे चली गई है। ठीक है। मूवमेंट टू बी टू ए होता है तो डेफिनेटली दैट पॉइंट पे आप उसको जो है ना डिफरेंट वे में करते हैं। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी एट ए निकालेंगे। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए वुड बी काइनेटिक एनर्जी एट बी minus the change in gravitational potential energy. Now, the kinetic energy at B was 0.044. The change in potential energy was 0.027. अब यहाँ से जो भी आपके पास एक वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। ठीक है। तो पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं, 0.044 माइनस 0.027 gives you 0.017, which is equals to half mv स्क्वायर। ठीक है। ये जो v है ये आपके पास वेलोसिटी है ए था। ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू एट ए या स्पीड की वैल्यू एट ए मुझे निकाल करके दी है 2.1। बाकी बच्चे जरा जल्दी से इसको कंफर्म करें। 1.05। चलें जी, मल्टीपल शहादतें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। इसका आंसर सही है, अब ये मुझे बता दो। एक दफा तसल्ली के साथ अपनी कैलकुलेशन को देखो यान। इफ इट्स 1.05 तो हम 1.1 लिखेंगे। चलें जी, मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं 1.1 के। तो 1.1 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। अयान, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने मास की जगह उसका वेट रख दिया हो। ठीक है। वी हैड द वेट, वी डिडंट हैव द मास। ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा अगर ये गलती आपसे हुई है तो। हमारे पास वेट ऑफ द ब्लॉक था दैट वाज 0.3। चले आगे बढ़ जाए। ये सवाल अभी भी खत्म नहीं हो रहा भाई। वाह। बहुत सारी चीजें एग्जामिनर ने कसम खाई, मैं इसी सवाल के अंदर पूछूंगा, सारी बातें यही पूछ लूंगा मैं। पार्ट वन। पार्ट वन में देयर इज नथिंग, देयर इज जस्ट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन ग्रेविटेशनल या डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप किससे निकालते हैं? आप निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है एम जी। एम जी तो कॉन्स्टेंट है आपके पास 0.3
इनटू चेंज इन हाइट, कितनी हाइट डिक्रीज हुई है, हाइट के अंदर डिक्रीज आया 0.09 का, क्योंकि वो यहाँ से जब यहाँ मतलब यहाँ से जब यहाँ आएगा तो वर्टिकल हाइट में जो कमी आ रही है 0.09। तो आपने सिंपली एम जी इंटू एच किया एंड यू गेट 0.027। गेटिंग द पॉइंट नाउ। चले चले जी आगे। उसने आपसे बोला बाय रेफरेंस टू द फोर्सेस ऑन ब्लॉक on the block, explain why the horizontal component of the velocity of the block remains constant as it moves from A to B. A से B जाने में horizontal component of the velocity remains constant, ठीक है ना, by the reference of the to the forces on the block, ठीक है ना। अब देखिए A से B जा रहा है, the only force acting on it is the gravitational force which is vertically downward. There is no, नहीं देखो, no net force गलत जवाब, ठीक है ना। नो नेट फोर्स गलत जवाब क्यों है, अगर आप लिखते नो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स सही हो जाता। नेट फोर्स तो है, ठीक है ना। देखो वेट जो है वो आपके पास उसका रिजल्टेंट फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट। एयर रेजिस्टेंस की ना होने की वजह से देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इस बात को लिखेंगे, मैं कीवर्ड्स लिख देता हूँ इसके अंदर, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, लेकिन उसने आगे बोला बाय रेफरेंस टू फोर्स ऑन द ब्लॉक, ओनली फोर्स is weight which is vertical, hence vertical horizontal component of the velocity remains unchanged, ठीक है। आप इसको तरीके से फ्रेम डाउन कर लीजिए, राइट। ओके, अब आगे वो आपसे कहता है कि द ब्लॉक पासेस थ्रू पॉइंट ए एट टाइम टी ए, ठीक है, एट टाइम इंस्टेंट टी ए इट पासेस थ्रू ए एंड अराइव्स एट पॉइंट बी एट टाइम टी बी. On figure 2.3, sketch a graph to show the variation of the magnitude of vertical component Vy of the velocity of the block with time t. TA से लेके TB तक आप लोगों ने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। कैसा बनना चाहिए आपके हिसाब से ग्राफ? देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कि कांस्टेंट ग्राफ होता है, इट्स अ वर्टिकल कंपोनेंट। एंड इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा दैट वुड बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 फिक्स्ड है। एक बात कंफर्म हो गई कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ए से बी पर आ रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो मुझे पूछनी है वो ये कि क्या ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा या नॉन जीरो वैल्यू ऑफ वाई से स्टार्ट होना चाहिए? स्लांट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो प्लस नॉन जीरो से। नॉन जीरो से क्यों होगा? देखें जो उसने हमें इंस्टेंट दिया था ना, जो उसने हमें इंस्टेंट दे रखा हुआ था, वो इंस्टेंट ए जो है आपके पास दैट्स नॉट द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट ऑलरेडी मौजूद था एंड वो लीनियरली इंक्रीज होता हुआ यहाँ तक पहुंचा था, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एक लीनियर ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो टू अ मैक्सिमम वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। अगर तो आपसे ये बोलता कि ये मैक्स ए इज द मैक्सिमम हाइट, तो डेफिनेटली एट दैट पॉइंट आपके पास ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाता, ठीक है ना। इस वक्त यही हो जाए। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट। चल फाइनली ये सवाल खत्म हुआ, 14 मार्क्स का ये सवाल था और इसके अंदर देखिए इसने क्या क्या पूछ लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ गया आपके पास, डिफॉर्मेशन के सवाल आ गए आपके पास, टर्निंग इफेक्ट का सवाल आ गया। मेरे ख्याल से 2 ढाई महीने का सिलेबस उसने 14 नंबर के एक ही सवाल के अंदर ही पूछ दिया। तो वो ऐसा भी कर सकता है आपसे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना वो चैलेंजिंग हो जाते हैं जहाँ पे हर पार्ट के अंदर कॉन्सेप्ट जो है ना वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो बस आप यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सच क्वेश्चंस। बाकियों के लिए भी करना है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 वो आपसे बोलते हैं अ ब्लॉक इज पुल्ड इन a straight line along a rough horizontal surface by a varying force x, एक x फोर्स है उससे उसको वेरी करना।
as shown in figure 3.1. ठीक है, momentum is p, air resistance is negligible, assume that the frictional force exerted on the block by the surface is constant and has a magnitude of 2 Newton. एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको एक फिक्स्ड वैल्यू 2 न्यूटन का दे रखा हुआ है, ठीक है। और जो फोर्स एक्स है दैट इज अ वेरिंग फोर्स। उसने ऐसा कहा आपसे, द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द मोमेंटम p ऑफ द ब्लॉक इज शोन इन फिगर 3.2। जो वेरिएशन है मोमेंटम की, मोमेंटम डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा होगा, उसको रिजल्टिंग फोर्स लग रही है, तो वो आपको दे रखा हुआ है। कैसा शो कर रखा हुआ है, फ्रॉम टाइम एट टाइम टी जीरो इट वाज जीरो, लीनियरली इंक्रीज होता है टू अ मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। सही है। आगे वो आपसे बोलता है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मुझे जल्दी से बताओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। व्हाट इज द सेकंड, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। गुड। बस ये एफ इज टू एम ए नहीं लिखना चाहिए था फातिमा आपको आगे इसके, ठीक है। F is equals to ma is not incorrect, but it's an incomplete statement of Newton's second law. हाँ बस ये जो है ना उस्मान, इस तरह लिख मत देना पेपर के अंदर। थोड़ा सा एग्जामिनर से इतना भी कैजुअल होना अच्छी बात नहीं है। नहीं अयान साहब, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बॉडी स्टेज इन मोशन, रेस्ट, ये सारा फर्स्ट लॉ। Newton's second law of motion is the resulting force acting on an object is equals to the rate of change in its momentum। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लग रही है उसी के मोमेंटम के चेंज का रेट। आई बात समझ में। तो कुछ कीमती अल्फाज होते हैं उसको आपने लाजमी तौर पे अपने आंसर के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the rate of change in its momentum। जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उसी ऑब्जेक्ट का, उसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स, उसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। आई बस समझ में। अगर ये 2 नंबर के लिए होता तो आप अपनी बात की हक्कानियत को बयान करने के लिए अगर ये लिख देते तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। आई बस समझ में। एफ इजिकल्स टू एम ए का इस्तेमाल अपने ऊपर हराम समझिए सेकंड लॉ के मामले में, ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे बोलता है यूज फिगर 3.2 टू डिटरमाइन फॉर द ब्लॉक एट टाइम टी 2 सेकेंड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। चलो 2 सेकेंड पे चलो। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, सबसे पहले तो मुझे कोई बताएगा इस ग्राफ से रिजल्टेंट फोर्स किस फीचर से आएगी। चले एरिया अंडर द ग्राफ करके देख लेते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ इज पी इंटू टी, इज दैट इक्वल टू फोर्स? नो। Gradient, yes. Gradient is change in momentum upon time and that is equals to force। ठीक है ना। तो ये नहीं है बेटा आपके पास। हम इसको किस तरह कर रहे होंगे, हम ग्रेडियंट ले लेंगे एट द पॉइंट। अब क्योंकि इट्स अ लीनियर ग्राफ, 2 सेकेंड्स के ऊपर बात हो रही थी आपसे, तो आपने यहाँ पर इसका ग्रेडियंट ले लेना है। तो ग्रेडियंट की वैल्यू या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू वुड बी 3/2, दैट इज 1.5 न्यूटन। ठीक है। ऐसे में जब आप ग्राफ्स वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो एक्सिस पर लेबल्ड वैल्यूज को देख लीजिएगा। इज इट, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको दो, 1 मिनट देता हूँ, आप खुद ही बताइए कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने आपको टाइम क्यों दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। आप खुद सोचें आप क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, मैं यहाँ पे इसलिए रुक गया हूँ थोड़ा सा फातिमा, दिस इज, दिस मिस्टेक
आप सेकेंड टाइम कर रहे हो, ठीक है ना। सो परेशान नहीं होना, बस ये है कि लास्ट टाइम की थी मुझे याद है इस वजह से। बेटा मोमेंटम एंड फोर्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ठीक है। दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड, दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बस समझ में। सो दे आर नॉट होमोजेनियस, तो ये यहाँ पर आप मतलब ये होमोजेनिटी के खिलाफ है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर ये तो बहुत टेक्निकल सी बात कर दी ना मैंने। बेटा ऐड फोर्स में फोर्स होगी ना, फोर्स में एक्सेलरेशन तो ऐड नहीं हो सकती है, इस वजह से हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाईलाइटिंग दिस पॉइंट कि दिस वाज अ रिपीटेड मिस्टेक, ठीक है, तो ख्याल रखना। सिमिलर क्वांटिटीज ऐड होंगी, सिमिलर क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होंगी, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में चलता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसने बोला द फोर्स एक्स, एक्स का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। अब याद रहे कि ये जो 1.5 आपने निकाला है दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्स दैट वुड बी इक्वल टू द फॉरवर्ड फोर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपने जो रिजल्टेंट फोर्स निकाला है, रिजल्टेंट फोर्स एफ वुड बी इक्वल टू एक्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स जो कि आपके पास 2 न्यूटन था, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी एफ की वैल्यू प्लस 2, तो एफ was 1.5 plus 2 becomes 3.5 न्यूटन्स, ठीक है। चले जी। अच्छा ओके, आगे सवाल देखते हैं। वो आपसे कहता है कि ऑन फिगर 3.3 स्केच ग्राफ टू शो द, देखें वो जो ब्लॉक है ना आपके पास, उस ब्लॉक पे अ, एक फोर्स लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स का नाम था एक्स, ठीक है। एक फोर्स लग रही थी बैकवर्ड डायरेक्शन में जो कि 2 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स थी। जो रिजल्टेंट फोर्स हमने निकाली इसके ऊपर लगने वाली दैट वाज 1.5, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो 1.5 होगा ये आप किस तरह निकालोगे। रिजल्टेंट फोर्स होगी फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स जो कि आपके पास 2 न्यूटन का फोर्स था, राइट। तो अब आप अगर x की वैल्यू निकालोगे तो आप x के लिए इस 2 को इधर लेकर के जा रहे हो, 1.5 प्लस 2 हो जाएगा, दिस बिकम्स 3.5, ठीक है। गुड हो गया। चले अब आगे वो आपसे बोलता है ऑन फिगर 3.3 स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्स विद टाइम टी जीरो एंड टी जीरो से 6 सेकेंड तक। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। देखो मोमेंटम का जो चेंज आ रहा है वो 0 से लेके 4 सेकेंड तक आ रहा है, ठीक है। ये वो टाइम था जिस पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही थी। कांस्टेंट ग्रेडियंट मुझे ये बता रहा है कि वो जो रिजल्टेंट फोर्स थी उसका मैग्नीट्यूड था कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कितना था आपके पास 3.5। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको फोर्स का ग्राफ कह देता हूँ तो 3.5 के ऊपर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, ऐसा है। तो 3.5 के ऊपर 0 से लेके 4 सेकंड तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आफ्टर 4 सेकंड्स, व्हाट आफ्टर वर्टिकल, नो फोर्स, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल। उस्मान आपके जवाब बिल्कुल सही है। एक दफा दोबारा डायग्राम को देखो। मुझे ये बताओ एट 4 सेकेंड व्हाट इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मुझे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताइएगा एट दिस पॉइंट, 4 सेकेंड। ग्रेडियंट जीरो देयरफॉर नो फोर्स। अच्छा अब गौर से सुनिएगा बेटा,
ये जो आपके पास ग्राफ बन रहा है, वेरिएशन टू शो द वेरिएशन एक्स विद टाइम, ठीक है। अच्छा, एक्स जो है वो आपके पास द फोर्स जो कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 0 से लेके 4 तक आपके पास देयर वाज अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3.5 न्यूटन। लेकिन जैसे ही ये फोर्स आपके पास हट जाएगी, ठीक है, तो देयर वुड बी ओनली अ सिंगल फोर्स जो कि कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से अब ये रिड्यूस होगा इसका मोशन। देखो, फोर्स हटी है, ऑब्जेक्ट नहीं रुका हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एक फिक्स था, लेकिन उस पे एक 2 न्यूटन वाला फ्रिक्शन फोर्स अभी भी एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो आफ्टर दी एक्स गोज ऑफ, आपके पास जो फोर्स बच जाएगी वो ये बचेगी, ठीक है। सो दिस वुड जस्ट बी लाइक दिस, क्योंकि एट द मोमेंट ये खत्म हुआ, मतलब कोई इसमें कर्व नहीं आएगा। रीजन ये है, एट द मोमेंट ये खत्म हुआ है, सिर्फ ये फोर्स बची थी आपके पास, so there would be a sudden decrease and फोर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूटन के ऊपर आकर के रह जाएगी, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ना, क्वेश्चन नंबर 4 says a beaker of in air contains a liquid. The base of the beaker is in contact with the liquid and has an area A as shown in figure 4.1. The liquid has a density rho and fills the beaker to a depth of h. अच्छा, एक बीकर है, एयर में रखा हुआ है, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तमाम का तमाम लिक्विड जो है वो यहाँ से इन कांटेक्ट है, इसका एरिया ए दिया हुआ है, इसकी डेप्थ एच दी हुई है और इसकी डेंसिटी रो दे रखी हुई है आपको। वो कहते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी शो दैट पी इज टू रो जी एच। चलो जी, अब यहाँ पे वो पॉइंट्स आते हैं जो बच्चे क्लास में इग्नोर करते हैं। रो जी एच को हम लोगों ने किस तरह ड्राइव किया था बेटा? बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। पहले तो मैं इनको रिकॉल करवा देता हूँ। बेटा, प्रेशर को आप डिफाइन करते हो एज एफ ओवर ए, फोर्स ओवर एरिया, एंड डेंसिटी को आप डिफाइन करते हो एज मास ओवर वॉल्यूम, राइट। अब जल्दी से इसकी डेरिवेशंस रिकॉल करते हैं। बेटा याद होगा, वील स्टार्ट विद एफ ओवर ए। मैंने कहा था कि रो जी एच स्टार्ट्स विद द डिफाइनिंग फॉर्मूला एफ ओवर ए। अब यहाँ जो इसकी बेस के ऊपर प्रेशर लग रहा है, दैट इज ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड दैट इज एक्टिंग ऑन द बेस, ठीक है। तो फोर्स की जगह मेरे पास आ जाता है एम जी। फोर्स की जगह आई हैव एम जी, एंड एरिया जो है वो मेरे पास एज इट इज वही वैल्यू रखता है, ठीक है। अब मास, आई डोंट हैव द मास, ठीक है। यहाँ पे मैं डेंसिटी की वैल्यू को इस्तेमाल करूंगा कि मास आपके पास बराबर है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के, ठीक है। तो नाउ आई एम रिप्लेसिंग मास एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एज इट इज चल रही थी, एंड एरिया ऐसे ही चल रहा था। अब मजीद एक और चीज इंपोर्ट करनी है जिसका इसने जिक्र नहीं किया था, वो है वॉल्यूम का फॉर्मूला। इन जनरल द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ है, लेंथ भी हो सकता है, इन जनरल बात हो रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम की जगह आई विल बी राइटिंग डेंसिटी, आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन में आ गई थी। वॉल्यूम की जगह आपने एरिया और एच रिप्लेस किया था। जी आपके पास ऊपर वाले फॉर्मूला से सेकंड स्टेप से चलता हुआ आ रहा है, एंड एरिया जो है वो आपके पास फर्स्ट स्टेप से चलता हुआ आ रहा है। बेटा आपके पास ये एरिया एंड ये एरिया सेम था, कैंसिल आउट हो गया। व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज रो जी एच। इसको इतने रंग बिरंगे अंदाज से आपने पेपर में नहीं कर देना है। मैंने यहाँ पे इसलिए किया कि आपको याद रहे कि कहाँ कहाँ स्टेप चेंज हुआ था एंड कहाँ कहाँ कब तक कौन सी चीज हमने इनपुट की थी। आ रही बात समझ में? ये आप लोग की नोट्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, इजीली आप लोग उसको कर सकते हो। उसके बाद वो कहते हैं सजेस्ट व्हाई द इक्वेशन इन ए डज नॉट गिव द टोटल प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द बीकर, बिकॉज
एयर का प्रेशर भी लग रहा होगा, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एग्जैक्टली। द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर एट द बेस वुड बी, मैं कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ, रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ लिक्विड प्रेशर दे रहा है आपको। आई बात समझ में? चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब उसने आपसे कहा फिगर 4.2 shows the variation of the total pressure, अच्छा इट्स अबाउट द टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड with depth x below the surface। अच्छा, depth x below the surface। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, एक थोड़ी सी बात आपके पास खतरनाक सी आ गई है। टोटल प्रेशर की बात हो रही है, डेप्थ एक्स बिलो द सरफेस, एक्स इज बिलो द सरफेस। इसका मतलब ये है कि इफ दिस इज द कंटेनर, लेट्स से कि मेरे पास दिस इज द कंटेनर, ठीक है, और लिक्विड जो है वो एट दिस डेप्थ मौजूद है, मतलब लिक्विड जो है वो इस हाइट पर मौजूद है, तो एक्स आपके पास, यहाँ पर एक्स की वैल्यू इज 0 एंड यहाँ पर एक्स की वैल्यू इज मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि मैं एक दफा दोबारा लिख देता हूँ, विद द डेप्थ एक्स बिलो द सरफेस। ठीक है, क्या मैं सही इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ इस बात को? तो उस हिसाब से अगर मैं इस ग्राफ की इक्वेशन बनाता हूँ, तो यहाँ जो प्रेशर है दैट इज द टोटल प्रेशर विच इज इक्वल्स टू रो जी एच प्लस, अच्छा इस एच की जगह मैं एक्स लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दी डायग्राम या फिर क्वेश्चन, जो y इंटरसेप्ट है दैट वुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा, जब x को मैं अगर जीरो कर देता हूँ, तो डेफिनेटली मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, और जो टोटल प्रेशर होगा वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। उस हिसाब से उस हिसाब से इसका जो ग्रेडियंट होगा, वो अब मुझे नहीं पता कि इसने यहाँ पे आगे पूछना था या नहीं पूछना था, लेकिन यहाँ पे इस बात को समझने मिलता है। इसका जो ग्रेडियंट है वो आपके पास रो इंटू जी के बराबर होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, एग्जैक्टली मैं डेंसिटी के लिए ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय जी, दैट इज 9.81, ग्रेडियंट डिवाइड बाय एच नहीं करेंगे, ग्रेडियंट डिवाइड बाय जी कर देंगे। ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू रो जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे। अगर आप ग्रेडियंट की वैल्यू को यहाँ पर देखते हैं, तो ग्रेडियंट आपके पास निकलेगा 9, अच्छा y2 माइनस y1 कर दूं यहाँ पे, तो दिस इज 9.66 माइनस 9.60 इंटू 10 पावर 4। मैंने कहा था इन चीज़ों में बहुत ध्यान देकर, ठीक है। उसके बाद चेंज इन एक्स आपके पास 0 से लेके 8 सेंटीमीटर है, तो इंटू 10 पावर-2। बेटा ये जो वैल्यू है आपके पास, दिस वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू जी एच, सॉरी रो इंटू जी। अगर आप चाहें तो इसी वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं कि रो द डेंसिटी वुड बी इक्वल टू 9.66 माइनस 9.60 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 पावर-2, एंड मैं जी की वैल्यू को यहीं पर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास डायरेक्टली डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी की वैल्यू बताइएगा जल्दी से मुझे। 765 सबके पास ये वैल्यू आ रही है। इज एवरीवन गेटिंग द सेम वैल्यू? 765 मेरे पास वैल्यू बताई है।
ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आगे उसने आपसे कहा कि, हाँ, जबरदस्त। वो कहता है कि a solid cylinder is held stationary by a wire so that the base of the cylinder is level with the सरफेस। मतलब ऐसे रखा हुआ है कि उसका जो बेस है वो इस वक्त सरफेस के ऊपर है। ठीक है। द टेंशन एट दिस मोमेंट इन द वायर इज, द टेंशन एट दिस मोमेंट इज 0.53। उसने कहा द सिलेंडर हैज अ लेंथ ऑफ 4.0 इंटू टेन ऑफ माइनस टू एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3.7 इंटू टेन ऑफ माइनस फोर। द टेंशन इन द वायर इज 0.53, वो हम देख चुके हैं। अब द सिलेंडर इज बीन लोअर्ड and then held stationary by a string so that the top of the cylinder is level with the surface। मतलब अब पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर चुका हुआ है। तो कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ द टेंशन। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि न्यू टेंशन में तब्दीली आएगी क्यों। टेंशन थी पहले अपवर्ड 0.53, ठीक है, दैट वाज ओनली ड्यू टू दी वेट ऑफ दी क्या कहते हैं द सिलेंडर। अब जैसे ही आपने इसको लिक्विड में सबमर्ज किया तो देयर वाज एन अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन। तो जितना अपथ्रस्ट होगा उतनी देयर वुड बी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो आपने जो न्यू वैल्यू ऑफ टेंशन आपने निकालनी है, कैलकुलेट द न्यू टेंशन। तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि आपके पास जो टेंशन की न्यू वैल्यू है दैट वुड बी टेंशन प्रीवियस वैल्यू माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है। अच्छा, 0.53 पहले था एंड अपथ्रस्ट की वैल्यू आप निकालते हो रो जी एंड वी करके। ठीक है, बस जल्दी खत्म होने वाला है, छोटा पेपर है ये। 0.53 एज इट इज। डेंसिटी की वैल्यू हमने निकाली थी 765, दिस इज 9.81। और वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लेंथ और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दैट वुड बी 4.0 टेंस ऑफ माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 3.7 टेंस ऑफ माइनस फोर। ठीक है, तो जरा जल्दी से यहाँ से वैल्यू निकालिएगा, मैं समझा देता हूँ। तो जिसकी वैल्यू बताएगा 0.42, दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ द टेंशन, राइट। चलें, मैं प्रीवियस पार्ट को एक दफा दोबारा समझाने लगा हूँ ऑन रिक्वेस्ट। देखिए, प्रीवियस पार्ट में उसने हमसे बोला था डेंसिटी की वैल्यू बता दें। तो अगर मैं सिंपली इस तरह बोल दूँ आपको, अच्छा, सिंपली अगर इस ग्राफ की तरफ देखेंगे तो इस ग्राफ को गौर से देखो तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर वाई एक्सिस के ऊपर है, डेप्थ जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो आपके पास किस चीज के बराबर होगा, ग्रेडियंट जो है वो डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो मैंने इसका ग्रेडियंट निकाला, ठीक है ना, वो रो जी के बराबर था, और उसको डिवाइड कर दिया द वैल्यू ऑफ 9.81। तो मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू आ गई किसकी, रो की। क्लियर हुई बात। चल, ओके, तो ये सवाल यहाँ पे खत्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, वो कहता है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम हैज अ वेवलेंथ ऑफ 8.4 into 10⁻⁶ meters। State the name of the principal region of the electromagnetic spectrum for the wave। अच्छा, टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। हाँ, आज हम लोगों ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था और हम थोड़ा सा स्लो भी आज अटेम्प्ट कर रहे हैं। यूजली क्या है कि वैसे तो हम जब कर रहे होते हैं डिस्कशन के साथ साथ तो सर्टेन पेपर्स जो होते हैं उसमें डिस्कशन कम हो रही होती है, जल्दी हो जाते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाते हैं, तो कोई नहीं है। ठीक है ना। सो डेफिनेटली आप जब इंडिविजुअली कर रहे होंगे तो वहां पे आपको टाइम लिमिट का देखना है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम हैज अ वेवलेंथ ऑफ 8.4 into 10⁻⁶। सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास इंफ्रारेड। ठीक है। 700 जो है वो आपके पास नैनोमीटर रेड लाइट की होती है, तो उससे ग्रेटर वेवलेंथ जो होगी वो आपके पास इंफ्रारेड में आ जाएगा। उसके बाद ये बोलता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन टेराहर्ट्ज ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी इन टेराहर्ट्ज आप किस तरह निकालोगे, आपके पास द फॉर्मूला इज v इज टू एफ लेमडा। सबसे पहले तो दिस बिकम्स आई आर। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद द फॉर्मूला इज सी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए थी। दिस इज 3 × 10⁻⁸ divided by the value of wavelength, that is 8.4 × 10⁻�6। ठीक है। अब इससे जो भी वैल्यू आएगी कोशिश कीजिएगा कि उसको टेरा हर्ट्स एज इन 10⁻12 की फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, तो द वैल्यू वुड बी 10⁻+12, सॉरी, 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻8 divided by 8.4 × 10⁻6। तो ये वैल्यू आपके पास 35.7, मतलब 36 टेराहर्ट्ज। क्या मैंने सही कैलकुलेट किया? चलिए जी, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद थैंक यू अहमद। अच्छा, उसके बाद उसने आपसे एक सवाल किया, बड़ा आसान सा सवाल किया उसने। उसने आपसे बोला एन अरेंजमेंट दैट यूजेस अ डबल स्लिट टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट फ्रॉम अ लेजर इज शोन। ठीक है, लाइट जिसकी वेवलेंथ हमें डायग्राम में शो कर रखी हुई है 6.2 × 10⁻⁷। डबल स्लिट्स का सेपरेशन उसने ए दे रखा हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्प्रिंग बेटा 36 टेराहर्ट्ज आ रहा था। अच्छा, ये मॉक में आया था आप लोग को? वाह, चलिए जी, 36 टेराहर्ट्ज। चलिए जी, आगे वो आप लोगों से कहता है, वो कहता है एन अरेंजमेंट दैट यूजेस, ठीक है वो हमने सब पढ़ लिया। वो कहते हैं लाइट फ्रॉम द लेजर हैज अ वेवलेंथ ऑफ 6.2 × 10⁻7 meters एंड इट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट्स। The separation of the two slits is A. The slits and the screens are parallel and separated by a distance 2.8 meters. ठीक है। An interference pattern of bright fringes and dark fringes is formed. इंटरफेरेंस पैटर्न आपके पास बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का। द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन अक्रॉस 8 ब्राइट फ्रिंजेस इज 22 मिलीमीटर। मतलब ये आपको 8 ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब दिस इज 8 टाइम्स द वैल्यू एक्स दे रखी हुई है। सबसे पहले ये बोलता है द लाइट वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द टू स्लिट्स आर कोहेरेंट। व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट? कोहेरेंट का मतलब क्या है? हम लोगों ने कल के भी पेपर में डिस्कस किया था। इट इज द वेव्स दैट मेंटेन कांस्टेंट फेज डिफरेंस। द वेव्स दैट मेंटेन्स कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. उसके बाद इसने बोला कैलकुलेट द सेपरेशन ए ऑफ द स्लिट्स। अच्छा, सेपरेशन ए का मतलब ये है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है आपके पास, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा एक्स इक्वल्स टू लेमडा डी ओवर ए। यू नीड ए, तो आप उसको लेमडा डी ओवर एक्स करोगे। सबसे पहले एक्स को निकाल लेते हैं। बेटा एक्स जो था वो 22 मिलीमीटर्स, मतलब 22 × 10⁻³ ए ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस था, तो एक का हो जाएगा डिवाइड बाय 8 कर दूंगा। ठीक है, सो दिस वैल्यू फ्रॉम हियर बिकम्स 10⁻2.7 मिलीमीटर्स। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2.7 × 10⁻³ ठीक है। अच्छा, लेमडा की वैल्यू अगेन, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं हम फॉर द वैल्यू ऑफ ए। लेमडा की वैल्यू थी हमारे पास 6.2 × 10⁻⁷। द वैल्यू ऑफ लेमडा वाज 6.2 × 10⁻⁷। distance was 2.8 meters एंड x की वैल्यू अभी हमने बराबर में कैलकुलेट कर रखी है, दैट इज 2.75 × 10⁻³ बेटा यहां से आपके पास एक a की वैल्यू आएगी, जरा बताइएगा क्या आ रही है? 6.3 × 10⁻⁴। ठीक है, 6.3
इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स के अंदर ये वैल्यू निकाली। आई होप सबके पास यही आंसर आ रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, गुड, ओके। अच्छा, अब आगे वो आपसे बोलता है द फ्रिंज पी इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज of the interference pattern. Q and R are the nearest dark fringe and the nearest bright fringe respectively to the right of the fringe field as shown in figure 5.2। मतलब ये जो है P, ये रखा हुआ P आपके पास एक ब्राइट फ्रिंज है एंड दिस इज द जीरोथ ऑर्डर, दिस वुड बी द फर्स्ट ऑर्डर, और ये आपके पास एक डार्क फ्रिंज आ गई। ठीक है, अब उसने आपसे बोला कैलकुलेट द डिफरेंस इन डिस्टेंस, the path difference from each slit to the center of Q। ठीक है, center of Q, calculate the difference in distance। अच्छा, ये आपको इन मीटर चाहिए। उसने बोला सेंटर ऑफ क्यू, मतलब यहाँ पर जो वेव्स आ रही होंगी, दोनों वेव्स, दोनों उससे, तो मतलब फॉर एग्जांपल इफ दिस इज पॉइंट पी एंड लेट्स से दिस इज क्यू, तो उसने बोला कि अब ये दोनों स्लिट से जो आपके पास वेव्स आ रही हैं, एक इस वाली स्लिट से और एक इस वाली स्लिट से, इनके दरमियान डिस्टेंस का डिफरेंस बता दो इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। तो बेटा इतना तो मुझे पता है कि इफ दिस इज अ डार्क फ्रेंच, तो डेफिनेटली यस एग्जैक्टली ये हो जाएगा आपके पास लेमडा अपॉन 2 का पार्ट डिफरेंस। ठीक है, लेमडा अपॉन 2 के पार्ट डिफरेंस का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस आएगा मेरे पास, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट वुड बी लेमडा अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ लेमडा वाज 6.2 10⁻⁷ 6.2 10⁻⁻⁷, इसको 2 से डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी यस एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज होने की वजह से 3.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स का डिफरेंस आ गया। उसके बाद इसने बोला स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स मीटिंग एट द सेंटर ऑफ फ्रिंज आर। जो लाइट वेव्स आर के ऊपर मीट कर रही है उनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या होगा। देखिए आर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा था, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के ऊपर आपके पास जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के ऊपर जीरो के बाद जो पहला बनता है वहां पे आपके पास फेज डिफरेंस 360 डिग्रीज होता है। यहाँ पे 2 पाई ना लिख देना, उसने रेडियंस का निशान बना रखा हुआ है, तो आपने लिखना आंसर 360। हमारी बात समझ में, उसने डिग्री बना के दे रखा हुआ है आपको। चले जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस, बस जल्दी जल्दी इनको भी करते हैं। वो कहता है अ मेटल वायर इन द सर्किट हैज अ लेंथ ऑफ 1.8 meters, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1.5 into 10⁻⁻6 meters square, the total number of free electrons charge carrier in the wire is 2.3 into 10⁻23। There is a current in the wire so that the charge of 172 coulombs moves past a fixed point in the wire in the time of 2.5 minutes. Show that the number density of the free electrons in the wire is 8.5 into 10⁻28 मीटर क्यूब। बेटा नंबर डेंसिटी आप किस तरह निकालते हैं, नंबर डेंसिटी था आपके पास n, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। आपके पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यहाँ पर है 2.3 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम किस तरह निकालोगे, लेंथ गिवन है और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, तो दैट वुड बी 1.8 इंटू 10⁻1.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास चार्ज डेंसिटी 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर इनवर्स क्यूब प्रूव हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो चेक कीजिएगा आंसर आप लोग को सही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट वाज आई करंट इज टू एन ए वी क्यू। आपको ये वाली चीज चाहिए। ठीक है, तो आपने v को सब्जेक्ट बनाया, आपके पास आया आई, एन आप ऊपर निकाल चुके हो, ए गिवन है क्यू, सिंस इट्स इलेक्ट्रॉन्स तो आप 1.6 × 10⁻19 लोगे। द पॉइंट इज कि आपके पास करंट नहीं है,
तो करंट को आप किस तरह निकाल सकते हो? करंट इज क्यू ओवर टी। तो वैल्यू ऑफ क्यू इज 172 एंड टाइम इज 2.5। 172 कूलम चार्ज passes through 2.5 इंटू 60 क्यों कर दिया? क्योंकि सेकंड्स की बात है। बेटा यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो वहां डाल दो, या फिर एक समझदारी का मुजाहिरा ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली इसको यहीं पे सॉल्व कर दो। डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की है 8.5 इंटू 10 पावर 28। ए की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1.5 इंटू 10 पावर -6। एंड चार्ज सिंस इट्स एन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स आ जाएगा। तो बेटा जल्दी से ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू बताइएगा यहाँ से कैलकुलेट करके। देखो वो इतनी सारे स्टेप्स कैलकुलेशन करवा रहा है, ये भी, फिर यहाँ तो उसने आपको नंबर भी 3 दे रखे हुए हैं। वही सवाल इतना सही था। जल्दी से वैल्यू बताइएगा। करंट चार्जेस में कैलकुलेट क्यों किया? करंट चार्जेस में कैलकुलेट इसलिए किया क्योंकि बेटा उसने करंट की वैल्यू थोड़ी दे रखी हुई। उसने मुझे, आप अगर गौर से देखो, उसने बोला देयर इज अ करंट इन द वायर सच दैट के 172 कूलम मूव्स इन अ 2.5 मिनट्स। तो मैं करंट किस तरह निकालूंगा? टोटल चार्ज ओवर टाइम निकालूंगा ना। तो चार्ज आपके पास 172 कूलम्स है, एंड दिस इज 2.5 इंटू 60 मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट किया। वो जो चार्ज की वैल्यू है, चार्ज तो आप यहाँ पे पुट करोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 1.6 10 पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक चार्ज कैरियर का चार्ज। आएगा समझ में? आई को अलग पुट करना है, चार्ज की वैल्यू अलग पुट करनी है। वैल्यू बताइए बेटा जल्दी से कैलकुलेट करके। 7.4 10 पावर -5 सबके पास ये वैल्यू आ रही है। आई थिंक ये वैल्यू शायद गलत है, इस वैल्यू को एक दफा दोबारा चेक कर लीजिएगा। मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं आप लोग के अगेन। चलिए जी, देखें, दिस इज 172 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 60। अगर आप लोग इसे कंफ्यूजन हो रही है, आप लोग उसको अलग अलग करके कर लो, ठीक है? मतलब करंट को अलग सॉल्व करो, उसके बाद अगर एरर आ रहे हैं आंसर में तो कोई हर्ज नहीं होगा। 1.6 10 पावर -19। अच्छा बेटा, ये मेरे पास तो आंसर आ रहा है 5.6 10 पावर -5। -5 में आ रहा है मेरे पास आंसर। मेरे पास वैल्यू आ रही है 5.6 10 to the power -5 मीटर्स पर सेकेंड। चलिए जी, अपनी कैलकुलेशन एक दफा देख लीजिएगा अगर किसी से मिस्टेक हुई हो तो। अब फाइनली लास्ट दो सवाल रह गए हैं, वो जो है ना मुगालता हो गया था, लेकिन दो अच्छे अच्छे छोटे छोटे से सवाल है, टेंशन नहीं है, जल्दी हो जाएगा। चलिए, वो आपसे यहाँ पर कहता है कि a battery of EMF 9.6 volt and a negligible internal resistor is connected in a series with two fixed resistors and a thermistor as shown in figure 7.1। ठीक है? The fixed resistor have resistance 3400 5800 ohms. The reading of the voltmeter is 6 volts. Calculate the current in the resistor of resistance 5800। बेटा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज करेक्ट करूँ कि शायद किसी के जहन में आया होगा कि कुछ पैरेलल है, तो यहाँ पे कुछ भी पैरेलल नहीं है। ये आपके पास एक सिंपली सीरीज सर्किट है। सिर्फ इसकी अरेंजमेंट इस तरह रखी हुई है कि यहाँ पे एक मुगालता होगा कि जनाब शायद ये एक पैरेलल के अंदर आपके पास कोई चीज लगी है, तो नथिंग इज प्लेस्ड इन पैरेलल अपार्ट फ्रॉम दी वोल्टमीटर। तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करके इस तरह बना दूं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है? तो एक्चुअली ये सर्किट आपके पास ऐसा है। अब क्योंकि इस शक्ल में आ गया तो ये काफी ज्यादा आसान लग रहा होगा आप लोग को। सो दिस इज बेसिकली 3400, दिस इज 5800। उसने आपसे पूछा इसमें से जाने वाला करंट बता दो। कि बेटा इसमें से जाने वाला करंट आप किस तरह सॉल्व करोगे? सिंस इसकी रेजिस्टेंस है नहीं आपके पास,
लेकिन इसके अगर अक्रॉस वोल्टेजेस आ रहे हैं 6 वोल्ट्स, 9.6 टोटल है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा होगा दैट वुड बी 3.0 वोल्ट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे V इजिकल्स टू आई आर का इस्तेमाल करूंगा। वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास 3 वोल्ट है, करंट मुझे चाहिए, और रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 5800 ओह्म्स। ठीक है। तो 3/5800, दिस वर्ड, अच्छा दिस इज 3.6, सॉरी, मैंने वहां पे 6.6 इसको रख लिया था। दिस इज 3.6, ठीक है। चलिए 3.6, तो भाई साहब ये हो जाएगा 3.6/5800। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 1.3 × 10⁻³ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी है दोबारा। 3.6 / 5800, मैं 2800 लिख दिया था। तो इट्स नाउ 0.62 × 10⁻³। बिल्कुल सही, 0.62 × 10⁻³ क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट? क्योंकि देखें सिंस ये सीरीज में लगा हुआ है ना आपके पास, तो जो इसमें से जा रहा है 0.6 6.2 × 10⁻⁴, वो भी इसमें से जाएगा, इसमें से भी वही जाएगा। तो आप यहाँ से इसको, आप लोगों को फौरन ये समझ जाना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो दी टोटल करंट ऑफ द सर्किट, बिकॉज सब कुछ तो सीरीज के अंदर लगा हुआ है, सबके अंदर करंट क्या होगा, सेम। अब वो आपसे बोलता है कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के की रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। देखिए मुझे इसके वोल्टेजेस पता है, दैट इज 6 वोल्ट्स। मुझे इसमें से जाने वाला करंट पता है। ठीक है। मैं किस तरह कर सकता हूँ, V/IR अगेन लगाया। जो वोल्टेज मैं 6 इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है दो रजिस्टर के अक्रॉस। सिंस इट्स अ सीरीज सर्किट, तो करंट तो सेम होगा दोनों के अंदर, तो एक ही वैल्यू आएगी आपके पास। एंड जो रेजिस्टेंस है, सिंस आपके पास दो वैल्यूज हैं, तो 3400 प्लस द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है। तो मैं जल्दी से कंप्यूट करके बता देता हूँ, आर की वैल्यू बेसिकली आपके पास किस तरह आ रही होगी। आपके पास आर की वैल्यू आ रही होगी 3400 -6 / 0.62 × 10⁻³ ठीक है। इतनी मैथमेटिक्स में सारे चैंपियन हो चुके होंगे। मुझे जल्दी से जरा वैल्यू बताइएगा, इसकी कितनी आ रही है फाइनल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। 6, ठीक है, 6.3 × 10⁻³ आपने बताई, या 6300, यस आप इस तरह भी लिख सकते हो इसको। अपना बेटा अपनी कैलकुलेशन चेक करो। ठीक है। चलें, कोई प्लस माइनस मतलब उसका कोई गड़बड़ हो गई है, उसको चेक करना। अच्छा, आगे वो आपसे बोलते हैं द इनिशियली, अच्छा ये द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज 2.6 × 10⁻⁴। जबरदस्त। इनिशियली ये एनर्जी स्टोर हुई थी बैटरी के अंदर। ठीक है। Assume that the EMF of the battery is constant. Determine the final energy stored in the battery after the charge of 330 coulomb has moved through it. ये क्या बात है, assume that the EMF is constant? EMF का मतलब ये है कि वर्क डन जो एक पर यूनिट चार्ज हो रहा है वो कांस्टेंट है। ठीक है। उसने बोला कि 330 कूलम हैज मूव थ्रू इट। तो ये बताएं कि फाइनल स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी। देखिए फाइनल स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी आपके पास, सबसे पहले तो आपको निकालना है कि आपके पास चेंज इन एनर्जी कितना आ रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला था, दैट वाज वी क्यू। ये वी क्यू कहाँ से आया आपके पास, अगर याद दिलाने के लिए बताऊं कि हमने वोल्टेज की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट वाज वर्क डन अपॉन चार्ज, या फिर एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय यूनिट चार्ज। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला वी क्यू निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे इसने कहा कि जो ईएमएफ है, मतलब वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जो चेंज एनर्जी मेरे पास आ रहा होगा उसके लिए ईएमएफ की वैल्यू मैं रखूंगा 9.6, और चार्ज जो है वो मेरे पास 330 कूलम्स का चार्ज गुजरा।
ठीक है ना, इतना चार्ज निकल चुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि 9.6 इंटू 330, इसका मतलब ये है आपके पास कि इतनी एनर्जी बैटरी से खर्च हो चुकी भी है। व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी? तो फाइनल स्टोर्ड एनर्जी आप किस तरह निकालोगे? द फाइनल वैल्यू वुड बी इनिशियल वैल्यू इंटू 10 पावर 4 माइनस जितना एनर्जी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। दिस इज 2.6 10 पावर 4 माइनस 3168। इट वॉज ए वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब तक हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे थे। आई होप सबके समझ में आया होगा। ठीक है, चलें जी। बेटा देखें, इनिशियली ना आपके पास इतनी एनर्जी स्टोर हुई हुई थी, उसके बाद इतना चार्ज निकल चुका हुआ है। इतना चार्ज निकल चुका हुआ है का मतलब ये है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो गई। कितनी? वी क्यू 960 वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज किया था। तो मतलब 960 जूल्स हर चार्ज के ऊपर खर्च हुआ है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज थे 330। तो आपके पास टोटल कितनी एनर्जी खर्च हो गई बैटरी की? 3168। बचा कितना होगा? इसमें से माइनस कर दो, 22,000 जूल्स बचे हैं आपके पास। आई बात समझ में? फिर हो गई, चले जी। अच्छा, अब आगे आपसे बोलता है द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज causing an increase in the resistance of the thermistor। अच्छा, ये की पॉइंट आ गया, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर। याद होगा कि थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आगे आने वाला है। वो बोलता है कि स्टेट वेदर देयर इज अ डिक्रीज इंक्रीज और नो चेंज टू द टेम्परेचर। भाई अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास? टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो देयर वुड बी अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद द करंट इन द थर्मिस्टर। देखो डेफिनेटली अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इट वाज अ सीरीज सर्किट। ठीक है, अगर ये आपके पास वैल्यू इंक्रीज हो गई तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज हो गई। वी कांस्टेंट था, आई इंटू आर। अगर टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो टोटल करंट आपके पास क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज हो जाना चाहिए। आई बस समझ में? तो द करंट वुड डिक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, द करंट वुड डिक्रीज। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बेटा देखो, टोटल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताना, इट्स अ सीरीज ना, तो जो इंडिविजुअल है वही टोटल है, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा। ऐसा है? यस। अच्छा, उसके बाद उसने बोला द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? एग्जैक्टली इंक्रीज हो जाएगा। देखें ऐसा है कि इन दोनों की रेजिस्टेंस थी फिक्स्ड। रेजिस्टेंस फिक्स होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आई डिक्रीज हुआ है तो इनका वोल्टेज भी डिक्रीज हुआ होगा इंडिविजुअली, तो इसके अक्रॉस क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, वोल्टेज इंक्रीजेस। गुड हो गया भाई, जबरदस्त। आगे बढ़ जाए अब आप। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है आई गेस, शक्ल से लग रहा है। वो कहता है एन आइसोलेटेड स्टेशनरी न्यूक्लियस एक्स। स्टेशनरी भी बोल दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Stationary nucleus X decays by emitting an alpha particle to nucleus Y। ठीक है ना, X है, उसमें से अल्फा निकलेगा, वो Y बन जाएगा। Nucleus Y and Z are isotopes। By comparing the number of protons in each nucleus state and explain whether the charge of nucleus Y is less than, greater than, or same as the charge nucleus Z। Z और Y
आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, सेम डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने का मतलब ये है कि आपके पास सेम चार्ज होता है। ठीक है, तो जी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हेंस सेम चार्ज, ऐसा ही है। उसके बाद उसने बोला न्यूक्लियस एक्स। अच्छा अब देखिए न्यूक्लियस एक्स जो है वो था आपके पास लेट से ए जी, इसमें से आपके पास अल्फा निकला और y बन गया, तो y होगा आपके पास a-4 एंड z-2। z-2 का मतलब यह है कि इट हैज लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो लेस चार्ज। ठीक है, y हैज लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हेंस लेसर चार्ज। ठीक है, चलें आगे बढ़ते। उसने बोला यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन व्हाई न्यूक्लियस y cannot be stationary immediately after the decay of nucleus। न्यूक्लियस y immediately after the decay, अल्फा निकला x से, वो बना y और y भी चल दिया। y स्टेशनरी नहीं रह सकता, y मतलब द क्वेश्चन बाय WHY, क्यों? हाँ जी, रीजन क्या है? बस इतनी सी बात लिखोगे? एक्सचेंज इन मोमेंटम तो जस्टिफाई नहीं करेगा आंसर को। एज द मोमेंटम बिफोर डिके इज जीरो, यस मानते हैं। देखें हुआ क्या आपके पास, यू हैड एक्स, ऑलमोस्ट एवरी वन हैड एक्स। उसके बाद उसमें से निकला अल्फा। ठीक है, सिंस इसका मोमेंटम आपके पास जीरो था, ठीक है, इसका मोमेंटम आपके पास नॉन जीरो था, तो अब जो आपके पास y बचा होगा, इसका मोमेंटम मस्ट बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, so that the resultant momentum must be equal to the momentum before the emission या before the decay, that was zero। सही है, तो अब मैं आंसर पढ़ लेता हूँ क्या मेरे पास आंसर आ रहा है। सिंस इनिशियली इट वाज स्टेशनरी द सम ऑफ मोमेंटम बिफोर द इमिशन मस्ट बी या बिफोर द डिके मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर। ठीक है, सही है। चले मैं इसको थोड़ा सा और इनहेंस करके लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। हम लिखेंगे, क्योंकि दो नंबर का है, बहुत ज्यादा आपने डिटेल जाना नहीं है। द मोमेंटम या टोटल मोमेंटम या मोमेंटम भी लिख सकते हैं, द मोमेंटम बिफोर डीके वो जीरो। अच्छा क्योंकि अपनी नेचर में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल था, तो इसको थोड़ा सा मैं ओवर एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मोमेंटम बिफोर डीके वाज जीरो, हेंस मोमेंटम आफ्टर द डीके मस्ट बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हेंस y must have equal and opposite momentum to that of alpha, so the sum is equals to zero।
मैंने कहा, मैंने इसको थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन किया है, आंसर के रिस्पेक्ट से नहीं, आपकी एक्सप्लेनेशन के रिस्पेक्ट से मैंने बताया इसको। ठीक है, क्योंकि आपको इनिशियल एंड फाइनल को बराबर रखना है लाजमी तौर पे। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली जीरो था, फाइनली भी जीरो होगा। अगर अल्फा का एक मोमेंटम है टुवर्ड्स राइट, तो वो वाई के इक्वल, वाई के फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है जना।